जय हिंद दोस्तों, टीएन मेंटोरा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एसएसटी के 1000 वन लाइनर ब्रह्मास्त्र मास्टरमाइंड क्वेश्चंस करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम का जो सेकंड पेपर है यूपी टेट का, उस एसएसटी का, उसमें बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। सिर्फ यूपी टेट में ही नहीं, ये सुपर टेट सी टेट में भी बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, जिसमें एसएसटी पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसको 4 भागों में डिवाइड किया है। पहले 1 से 300 क्वेश्चंस हम जो भाग 1 है, इसमें इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक भारत का पढ़ेंगे, जो इसमें टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए गए हैं, आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। इसमें क्वेश्चंस नहीं, डायरेक्ट हम लोग आंसर करेंगे, एक कहानी की तरह से पढ़ेंगे, जो आपको एग्ज़ाम तक बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे और याद भी रहेंगे। तो आप लोग मेरे साथ इसे अपने मन में दोहराते हुए चलिएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आए तो आप लोग इसे आसानी से कर सकें। तो हमारा पहला जो पॉइंट है कि इतिहास का जनक यूनानी विद्वान हेरोडोटस को कहा जाता है। तो इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो यूनानी विद्वान हेरोडोटस को कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम में सबसे पहले तो एग्ज़ाम में जब हिस्ट्री से पूछा जाएगा, तो हिस्ट्री में तो ये तो नॉर्मल कॉमन चीज़ है कि उसके जनक को ज़रूर पूछा जाता है। दूसरा हमारा पॉइंट है, भारतीय पुरातत्व का जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। हमारा तीसरा पॉइंट है कि भारतीय पुरातत्व विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में स्थित है, जिसे धरोहर भवन भी कहा जाता है। चौथा पॉइंट है हमारा, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। पांचवा पॉइंट है हमारा कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का मुख्य साधन क्या था? तो मुख्य साधन उनका शिकार था। अगला पॉइंट हमारा है कि आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। तो आग का आविष्कार कब हुआ था? तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। सातवां पॉइंट हमारा है कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। अगला हमारा पॉइंट है, आठवां पॉइंट, मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कौन था? तो मानव द्वारा जब पाला गया था पहला पशु, वह कुत्ता था। अगला हमारा पॉइंट है कि कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कृषि का जो प्रथम साक्ष्य है, यह मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। 10वां पॉइंट है हमारा कि भारत में जीवाश्म का पहला प्रमाण कहाँ से, किस घाटी के समीप और कहाँ से मिलता है? तो भारत में जीवाश्म का पहला प्रमाण नर्मदा घाटी से के समीप हथनोरा में मिलता है। अगला हमारा पॉइंट है, भीमबेटका के गुफाएं जो हैं, वो पत्थरों से बनी हुई आकृतियां यानी शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो पत्थरों पर बनी आकृतियों यानी कि शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा स्थल की खोज कब की गई थी? तो हड़प्पा स्थल की खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट है हमारा कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। अगला पॉइंट है हमारा, सिंधु घाटी जो सभ्यता है, प्रमुख बंदरगाह लोथल जो है कहाँ है? तो यह लोथल गुजरात में स्थित है। अगला पॉइंट हमारा, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है कि मृतकों का टीला। अगला पॉइंट हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता एक कौन सी सभ्यता थी? तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी और नगरीय सभ्यता थी। अगला हमारा पॉइंट है कि विशाल स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो विशाल स्नानागार के साक्ष्य जो हैं मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। अगला हमारा पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता में जो नृत्य करती हुई मूर्ति थी, वह किसकी बनी हुई थी? तो वह कांस्य की बनी हुई थी। कहाँ से मिली थी? यह मोहनजोदड़ो से मिली थी। अगला हमारा पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। अगला हमारा पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल धोलावीरा कितने भागों में विभाजित है? तो धोलावीरा जो है वह 3 भागों में विभाजित था। अगला हमारा पॉइंट है कि जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य कालीबंगा से मिलते हैं। कालीबंगा कहाँ है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगला हमारा पॉइंट है कि सिंधु जो सभ्यता की लिपि है वह कैसी थी? तो सिंधु जो सभ्यता की लिपि थी वह भाव चित्रात्मक थी। अगला हमारा पॉइंट है कि चावल के प्रथम साक्ष्य सिंधु सभ्यता के कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो ये लोथल से प्राप्त हुए थे, लोथल स्थल से प्राप्त हुआ था। जो चावल का जो प्रथम साक्ष्य है
वह सिंधु सभ्यता के लोथल से प्राप्त हुआ था। तो लोथल कहाँ है? गुजरात में स्थित है। अगला हमारा पॉइंट है कि पूजा स्थलों पर प्रयुक्त होने वाला जो स्वास्तिक चिन्ह है यह किस सभ्यता की देन है? तो पूजा स्थल पर प्रयुक्त होने वाला जो स्वास्तिक चिन्ह है यह हड़प्पा सभ्यता की देन है। 25वां हमारा पॉइंट है कि आर्य समाज में आर्य भारत में सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान क्षेत्र में आए थे। तो आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ आए थे? सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्र में आए थे। इसका अगला हमारा पॉइंट है कि मैक्स मूलर के अनुसार 26वां हमारा पॉइंट है कि मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल स्थान कहाँ था? तो मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया था। अगला हमारा पॉइंट है कि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो वैदिक सभ्यता कैसी थी? तो एक ग्रामीण सभ्यता थी। अगला हमारा पॉइंट है आर्यों की मुख्य भाषा क्या थी? तो आर्यों की मुख्य भाषा संस्कृत थी। अगला हमारा पॉइंट है वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो वेदों की कुल संख्या 4 मानी गई है। यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगला हमारा पॉइंट है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे अंतिम वेद अथर्ववेद है। अगला हमारा प्रश्न है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वर्णित है। तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के कौन से मंडल में वर्णित है? तो तीसरे मंडल में वर्णित है। अगला हमारा पॉइंट है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। अगला हमारा पॉइंट है ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः किस देवता को समर्पित है? तो ये सोम देवता को समर्पित है। तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? तो 9वां मंडल समर्पित है। अगला हमारा प्रश्न है कि सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला हमारा प्रश्न है कि ऋग्वेद काल की सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है? तो ऋग्वेद काल की जो सबसे पवित्र नदी है वह सरस्वती को माना गया है। अगला हमारा पॉइंट है ऋग्वेद में सर्वाधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है। तो ऋग्वेद में किसका सर्वाधिक उल्लेख हुआ है? तो सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है उपनिषदों की संख्या कुल कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या कुल 108 है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो पुराणों की कुल संख्या 18 है। अगला हमारा पॉइंट है कि सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण है वो कौन सा है? तो सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण मत्स्य पुराण है। अगला हमारा पॉइंट है कि 10 राज युद्ध जो है रावी नदी पर जिसे हम लोग रावी नदी को हम लोग ऋग्वेद में परुषणी नदी के नाम से भी जानते हैं, नदी पर तट पर लड़ा गया था। तो 10 राज जो युद्ध है वो किस नदी पर लड़ा गया था? तो रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। अगला हमारा पॉइंट है उत्तर काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ किया गया था। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय कौन सा यज्ञ किया गया था? तो राजसूय यज्ञ किया गया था। ये क्वेश्चंस हिस्ट्री के हैं जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और PYQ से बेस्ड हैं और कुछ नए पैटर्न पर आधारित हैं जो आपके जो सेकंड पेपर है SST का उसमें बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगला हमारा पॉइंट है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम थे। 44वां हमारा पॉइंट है कि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक महर्षि कपिल थे। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हैं, महर्षि पतंजलि हैं। अगला हमारा पॉइंट है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। अगला हमारा पॉइंट है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन है? तो महावीर स्वामी हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। अगला हमारा पॉइंट है कि महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। अगला हमारा पॉइंट है कि महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ऋजुपालिका नदी पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला हमारा प्रश्न है कि जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण हैं। तो जैन धर्म के कितने रत्न हैं? तो त्रिरत्न हैं।
कौन कौन से हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। अगला हमारा पॉइंट है कि महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? तो महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे। अगला हमारा पॉइंट है कि प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में स्थूलबद्ध की अध्यक्षता में हुई थी। तो प्रथम जैन संगति जो पाटलिपुत्र में हुई थी वह किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो स्थूलबद्ध के अध्यक्षता में हुई थी। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध माने जाते हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। अगला हमारा पॉइंट है बुद्ध के बचपन का नाम क्या था और उन्हें क्या कह के बुलाया जाता है? तो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और उन्हें लाइट ऑफ द एशिया कह के बुलाया जाता है। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण काल कहा जाता है। अगला हमारा पॉइंट है कि बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे महानम बनाया था? तो बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु आलार कलाम को बनाया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी इनके गुरु के बारे में भी पूछ लेता है। अगला हमारा पॉइंट है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। अगला हमारा पॉइंट है कि बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? तो बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। अगला हमारा पॉइंट है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में ऋषिपत्तनम में दिया था। अगला हमारा पॉइंट है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। अगला हमारा प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धर्म और संघ हैं। तो बुद्ध धर्म के कितने त्रिरत्न हैं? तो बुद्ध, धर्म और संघ हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार कौन सा है? तो बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि प्रथम बौद्ध संगति किसके काल में हुई थी? तो प्रथम जो बौद्ध संगति हुई थी वह अजातशत्रु के काल में हुई थी और राजगृह में हुई थी। अगला हमारा पॉइंट है कि द्वितीय बौद्ध संगति किसके काल में हुई थी और कहाँ हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के काल में हुई थी और यह वैशाली में हुई थी। तीसरी जो बौद्ध संगति हुई थी वह अशोक काल में हुई थी, अशोक के काल में, और यह पाटलिपुत्र में हुई थी। चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के काल में हुआ था और यह कश्मीर कुंडलवन में हुआ था। अगला हमारा पॉइंट है कि बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा गया? तो बुद्ध की जो मृत्यु की घटना हुई थी वह महापरिनिर्वाण कहा गया है। अगला हमारा पॉइंट है कि प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची किसमें मिलती है? तो जो प्राचीन भारत के 16 महाजनपद थे उसकी सूची अंगुत्तर निकाय में मिलती है। अगला हमारा पॉइंट है कि मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो मगध साम्राज्य की प्रारंभिक जो राजधानी थी वह गिरिव्रज या राजगृह थी। अगला हमारा प्रश्न है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। अगला हमारा पॉइंट है कि अजातशत्रु को किस नाम से भी जाना जाता है? तो अजातशत्रु को कुणिक के नाम से भी जाना जाता है। अगला हमारा पॉइंट है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने की थी। अगला हमारा पॉइंट है शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की? तो शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने ही की थी। अगला हमारा पॉइंट है नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। अगला हमारा पॉइंट है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। अगला पॉइंट है कि सिकंदर और पोरस के बीच जो हाइडेस्पिज, झेलम और वितिस्ता का युद्ध हुआ था। तो सिकंदर और पोरस के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो झेलम और वितिस्ता का युद्ध हुआ था, जिसे हम हाइडेस्पिज भी कहते हैं। अगला हमारा पॉइंट है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री हैं वह कौटिल्य थे। इन्हें हम चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य हैं, जिन्हें यहाँ कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और उसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो मेगास्थनीज सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। अगला हमारा प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम समय में कौन सा धर्म अपनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अपने अंतिम समय में जैन धर्म अपनाया था।
और इसने संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे थे। अगला हमारा प्रश्न है कि अमित्रघात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। तो अमित्रघात के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिंदुसार को जाना जाता है, अमित्रघात। अगला हमारा पॉइंट है कि सम्राट अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो सम्राट अशोक जो है यह 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। अगला हमारा पॉइंट है कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग का युद्ध जो है 261 ईसा पूर्व में हुआ था। जो कलिंग का युद्ध हुआ था इसका वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो कलिंग का युद्ध का जो वर्णन है यह अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। अगला पॉइंट है कि अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? तो अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त ने दी थी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे जरूर रिवाइज करिएगा। सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था। अगला पॉइंट है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। अगला पॉइंट है कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अगला पॉइंट है कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? तो सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। अगला पॉइंट है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने चलाए थे, इंडो ग्रीक शासकों ने चलवाए थे। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था। तो कनिष्क कौन था? तो कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था। अगला पॉइंट है कि कनिष्क का राजवैद्य चरक था। कनिष्क का राजवैद्य जो कौन था? तो चरक था। इसने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो इसने चरक संहिता लिखी है। अगला पॉइंट है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत किस पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है शक संवत 78 ईस्वी पर आधारित है। अगला पॉइंट है कि शक संवत की शुरुआत किसने की थी? तो शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने की थी। 99 पॉइंट हमारा है कि बुद्ध चरितम के लेखक कौन है? तो बुद्ध चरितम के लेखक अश्वघोष है। अगला हमारा पॉइंट है कि गांधार जो है शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अगला हमारा पॉइंट है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। अगला पॉइंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो किसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उपाधि धारण की थी। अगला पॉइंट है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला हमारा पॉइंट है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना किसने की थी? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि किसने की थी? तो प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना है, ये अभिलेख है, यह हरिशेर ने की थी। ये समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था। अगला पॉइंट है कि चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में आया था? तो जो चीनी यात्री फायान था यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगला पॉइंट है कि नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार की शोभा कौन बढ़ाते थे? तो नवरत्न बढ़ाते थे। अगला हमारा पॉइंट है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। अगला पॉइंट है कि भारत पर हुड़ों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो भारत पर हुड़ों का आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। अगला पॉइंट है कि सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य किसमें मिलता है? तो सती प्रथा का प्रथम जो लिखित साक्ष्य प्रमाण है यह एरण अभिलेख भानुगुप्त से मिलता है। अगला पॉइंट है कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास का कौन सा युग कहा जाता है? तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। बाकी के क्वेश्चन हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।